आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे भ्रष्टाचार, करप्शन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह। यह बहुविकल्पीय प्रश्न न केवल पीजीटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पीजीटी से संबंधित संपूर्ण सिलेबस आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संस्था है। ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संस्था कौन सी है। ए लोकपाल, बी केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको हम सीबीसी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, और सी देखें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाएं हैं वो हैं लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सी केंद्रीय जांच ब्यूरो। इस वजह से डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला, वर्तमान में या यूँ कह लें कि वर्तमान 2025 में सतर्कता आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है। ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बी संजीव कुमार, सी जस्टिस अजय मणिकाराव खानविलकर, डी जस्टिस गोगोई। तो कौन है इसमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ए पे आप टिक लगाइएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पर। अगला देखें आप, वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, या 2025 में लोकपाल अध्यक्ष कौन है। ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बी संजीव कुमार, सी जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर, और डी जस्टिस गोगोई। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो है जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा देखिए आप, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई। ए फरवरी 1964, बी नवंबर 1964, सी फरवरी 1962 और डी अक्टूबर 1965। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई वो फरवरी 1964 में हुई है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, किसके अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। अब ये पूछा जा रहा है कि परिभाषा किसकी है कि भाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। ए रॉबर्ट ब्रुक्स, बी क्लिनार्ड, सी इलियट और मेरिल, और डी लम्ब्रोसो। तो ये परिभाषा है इलियट और मेरिल का। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देखें, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ए इलियट और मेरिल ऑब्लिक करके दिया जा रहा है, या आर के शर्मा, बी कूले, सी फेयरचाइल्ड और डी सदरलैंड। तो इस पुस्तक के लेखक हैं इलियट और मेरिल, और इसी नाम से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नाम से आर के शर्मा ने भी पुस्तक लिख रखी है। इस वजह से ये नाम ऑब्लिक करके आपको दे दिया गया है। तो ये उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सातवां प्रश्न हमारा आ गया जो है, निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार के प्रकार हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार के प्रकार हैं। ए पुलिसिया भ्रष्टाचार, बी न्यायिक भ्रष्टाचार, सी राजनीतिक भ्रष्टाचार और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें डी उपरोक्त सभी, ये सभी भ्रष्टाचार के जो है प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला परिभाषा आप देखें जो है देखते हैं यहाँ पे जो है, तो आठवां हमारा है, भारतीय दंड विधान की किस धारा में भ्रष्टाचार को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण रूप से किए जाएं तो यह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। ये परिभाषा जो भारतीय दंड संहिता में किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 165 के अंतर्गत, बी धारा 46A के अंतर्गत, धारा
161 के अंतर्गत, डी धारा 173 के अंतर्गत। तो ये कहाँ दी गई है? तो ये जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है धारा 161 के अंतर्गत भ्रष्टाचार की। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखें, जो 9वां प्रश्न है, तो व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद पर, व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में प्राप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित शक्ति अथवा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण उपयोग ही भ्रष्टाचार है। यह परिभाषा किस समिति ने दी? अब यह परिभाषा दी गई और पूछा जा रहा है कि इस परिभाषा को किस समिति ने दिया है। तो ए देखें आप, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947 में, बी भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1954 में, सी संथानम समिति 1962 में, और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा दी गई है जो है भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1954 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, भ्रष्टाचार मूल रूप से किस प्रकार की क्रिया है? भ्रष्टाचार मूल रूप से किस प्रकार की क्रिया है ये पूछा जा रहा है। ए सामूहिक क्रिया है, बी व्यक्तिक क्रिया है, सी ए और बी दोनों है, और डी तार्किक क्रिया है। तो यहाँ देखें भ्रष्टाचार मूल रूप से जो है वो व्यक्तिक क्रिया है। तो 10 का जो है क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार क्या है? एक व्यक्तिक क्रिया है। अगला देखें आप, जो है किसका विचार है कि वर्तमान दशाओं में राजनीतिक भ्रष्टाचार और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक हैं? किसका विचार है कि वर्तमान दशाओं में राजनीतिक भ्रष्टाचार और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक हैं? ए रॉबर्ट्स ब्रुक्स, सी योगेंद्र सिंह, ए रॉबर्ट्स ब्रुक्स, बी योगेंद्र सिंह, सी सदरलैंड, और डी इलियट मेरिल। कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो ये जो बात कही वो कहा है इलियट और मेरिल ने। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो डी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला देखें, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस जीवन से है, किस दशा से है पूछा जा रहा है, सॉरी। ए विचलित व्यवहार से, सी सामूहिक व्यवहार से, बी है सामूहिक व्यवहार से, सी है पुरस्कृत व्यवहार से, और डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 12 का जो हमारा संबंध है वो है विचलित व्यवहार से। जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का जो संबंध है वो विचलित व्यवहार से है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, जो है किसने कहा कि मैं केवल इतना कहूँगा कि भ्रष्टाचार समाज में प्रारंभ से ही रहा है तथा यह जीवन का स्वीकृत तरीका बनता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि किसने कहा कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि भ्रष्टाचार समाज में आरंभ से ही रहा है तथा यह जीवन का स्वीकृत तरीका बनता जा रहा है। ए डॉक्टर अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जस्टिस गोगोई, और डी जस्टिस खन्ना। किसने कहा इस बात को? तो इस बात को कहा है जस्टिस गोगोई ने। तो सी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, जस्टिस गोगोई। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें, सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बड़ा परिणाम यह होता है कि, ये कहा जा रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बड़ा परिणाम यह होता है कि ए अलगाव अथवा विमुखता की भावना पैदा होती है, बी दूषित राजनीतिक वातावरण का जन्म होता है, और सी राष्ट्रीय निर्माण में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देखिए डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार होता है वो अलगाव और विमुखन की भावना पैदा करता है, दूषित राजनीतिक वातावरण पैदा करता है, और सी राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। इस वजह से डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है 15वां प्रश्न हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, जो है दिवस लिखिएगा आप, जो है दिवस कब मनाया जाता है। ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ऑप्शन दिया जा रहा है ए 9 दिसंबर को, बी 10 दिसंबर को, सी 8 मार्च को, और डी 5 जून को। तो ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ था, इसको आप सही करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम कि भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए, भ्रष्टाचार के निवारण से संबंधित सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी है।
ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए या भ्रष्टाचार के निवारण से संबंधित सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी कौन सी है? ए लकड़वाला समिति, बी मेहता समिति, सी दांडेकर समिति और डी संथानम समिति। तो ये समिति थी संथानम समिति। भ्रष्टाचार से संबंधित जो हमारी समिति है वो है संथानम समिति, जो सरकार के द्वारा गठित की गई थी। कब की गई थी, यहाँ उस प्रश्न पे उसका जवाब मिलेगा आपको जो है। तो यहाँ देखें, संथानम कमेटी की स्थापना या संथानम समिति की नियुक्ति सरकार द्वारा कब की गई थी? ए 1962 में, बी 1960 में, सी 1965 में और डी 1972 में। तो कब की गई थी? तो ये कमेटी बनाई गई थी 1962 में। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। अगला, संथानम कमेटी ने कब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करके भ्रष्टाचार निवारण के लिए सुझाव प्रस्तुत किया? संथानम कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? ए 1962 में, बी सन 1963 में, सी सन 1964 में और डी सन 1974 में। तो कब पारित किया, कब दिया अपना सुझाव इन्होंने? तो इन्होंने अपना सुझाव दिया था सन 1964 में। गठित हुआ था 1962 में और 2 साल बाद जो इन्होंने 1964 में अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम किस रूप में देखने को मिलता है? ए निर्धन वर्ग के अमानवीय शोषण के रूप में, बी नौकरशाह वर्ग के शोषण के रूप में, सी केवल मध्यम वर्ग के शोषण के रूप में और डी उपरोक्त किसी के शोषण से संबंधित नहीं। तो जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है वो निर्धन वर्ग के अमानवीय शोषण के रूप में देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसी मंत्री द्वारा अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी को सरकारी भूमि का आवंटन करना उदाहरण है। ये कहा जा रहा है किसी मंत्री द्वारा अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी को सरकारी भूमि का आवंटन करना उदाहरण है। ए नैतिक जीवन में भ्रष्टाचार का, बी व्यक्तिगत जीवन में भ्रष्टाचार का, सी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का और डी सामान्य विचलन। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके लिए सही जो उत्तर होगा वो होगा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हमारे देश में किस प्रकार के संस्थात्मक प्रयत्न किए गए? ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हमारे देश में किस प्रकार के संस्थात्मक प्रयत्न किए गए हैं? ए लोकपालों की नियुक्ति की गई है, बी उप लोकपालों की नियुक्ति की गई है, सी और बी दोनों और डी पुराने कानून में स्थिरता लाई गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो लोकपालों की नियुक्ति की गई है और उप लोकपालों की नियुक्ति की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सॉरी, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हम देखें, भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब पास किया गया? ये कहा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब पास किया गया? ए सन 1946 में, बी सन 1952 में, सी सन 1949 में और डी सन 1947 में। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था जो है सन 1947 में। देश जब आज़ाद हुआ तुरंत उसके बाद जो सन 1947 में क्या किया गया जो है भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो पास किया गया। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 22 का डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, एक नया भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? एक नया भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? ए सन 1988 में, बी सन 1990 में, सी सन 1986 में और डी सन 1985 में। तो कब लागू किया गया? तो यहाँ पे आप देखिए सन 1988 में। तो ये ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में हाल ही में किस वर्ष में संशोधन किया गया है? भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में हाल ही में किस वर्ष में संशोधन किया गया है? ए सन 2020 में, बी सन 2016 में, सी सन 2019 में और डी सन 2018 में। तो ये संशोधन किया गया है। 24 का आप लगाएंगे डी पे उत्तर, सन 2018 में। तो डी को आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की किस धारा में किसी लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पर कब्जा वह दंडनीय अपराध है?
ए धारा 10, बी धारा 13, सी धारा 15 और डी धारा 18। तो किसमें व्यवस्था की गई है कि भाई किसी लोक सेवक के आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पर कब्जा या वह क्या है, दंडनीय अपराध है। तो किसमें है भाई, किस धारा के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है? तो 25 का उत्तर आप देखेंगे तो ये धारा है 13, धारा 13 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किस कमेटी के सुझाव पर वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून लागू किया गया? किस कमेटी के सुझाव पर वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून लागू किया गया? ए संथानम कमेटी, बी मंडल कमेटी, सी तेंदुलकर कमेटी और डी लकड़वाला समिति। तो ये जो है संथानम समिति के रिपोर्ट पर जो है वो किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 26 के ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? ए सन 2013 में, बी सन 2007 में, सी सन 2008 में और डी सन 2005 में। तो कब लागू हुआ ये? तो यहाँ पे आप देखिए, तो 27 का जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा डी सन 2005 में। तो डी को आप टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न आप देखें जो है, तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो 28वां प्रश्न है। ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार में या भ्रष्टाचार के विरुद्ध होना चाहिए था, ये ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे व्यापक और बड़ा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये कहा जा रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे व्यापक और बड़ा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया है? ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बी है आपका अन्ना हजारे के नेतृत्व में, सी आपका है सुंदरलाल बहुगुणा और डी नेल्सन मंडेला। तो ये जो आंदोलन किया गया था वो अन्ना हजारे के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा 29वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, भारतीय समाज में दहेज की मांग करने का संबंध किस प्रकार के भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है? ये कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में जो दहेज की मांग की जाती है वो किस प्रकार के भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है? ए संस्थागत भ्रष्टाचार, बी भावनात्मक भ्रष्टाचार, सी पारंपरिक भ्रष्टाचार और डी संस्थागत भ्रष्टाचार। तो ये आता है संस्थागत भ्रष्टाचार के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, भारत में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप होने के कारण न्यायिक जांच की गई थी? यह कहा जा रहा है कि भारत में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप होने के कारण न्यायिक जांच की गई थी? ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी नरसिम्हा राव और डी मनमोहन सिंह। तो ये किया गया था नरसिम्हा राव के खिलाफ जांच की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका 30वां का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखें आप, अपराधों में वृद्धि का भ्रष्टाचार से किस प्रकार का संबंध है? कहा जा रहा है कि अपराधों में वृद्धि का भ्रष्टाचार से किस प्रकार का संबंध है? ए अप्रत्यक्ष संबंध है, बी प्रत्यक्ष संबंध है, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों है और डी कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए जो 31 का उत्तर होगा वो होगा प्रत्यक्ष संबंध। किस प्रकार का संबंध है अपराध का भ्रष्टाचार से? तो प्रत्यक्ष संबंध है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 31 का बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 180 देशों के लिए जारी सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ए 105वां स्थान है, बी 96वां स्थान है, सी 93वां स्थान है और डी 91वां स्थान है। तो यहाँ पे आप देखिए 2023 का आंकड़ा आपसे पूछा जा रहा है। तो 2023 में जो भ्रष्ट देशों की सूची बनाई गई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के द्वारा, उसमें जो है भारत का स्थान था 93वें स्थान पे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 180 देशों के लिए जारी सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ए 105, बी 96वां, सी 93वां स्थान और डी 91वां स्थान। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है 96।
96वें स्थान पे भारत है जो है, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। 2030 में 93वें स्थान पे था और 2024 में ये और पीछे लुढ़क गया, 96वें स्थान पे पहुंच गया है। चलिए अगला देखिए, इसका मतलब है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चलिए तो यहाँ ऑप्शन आपके लिए बी सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 180 देशों के लिए जारी सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है इस रिपोर्ट के अनुसार? ए इंग्लैंड में, बी अमेरिका में, सी सिंगापुर में और डी डेनमार्क में। तो सबसे कम जहां भ्रष्टाचार जिस देश के अंतर्गत मिला है वो है आपका डेनमार्क। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डेनमार्क को आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, 35वां प्रश्न हमारा है और यहाँ देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 180 देशों के लिए जारी सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश का आरोही क्रम है। ए डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड, बी सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, सी डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और डी वेनेजुएला, डेनमार्क और फिनलैंड। तो यहाँ जो 35 का उत्तर है आपका वो है, यहाँ पे आप देखें तो डेनमार्क पहले नंबर पे है, फिर फिनलैंड आता है और फिर सिंगापुर आता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे कम जो भ्रष्टाचार वाला देश है वो डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे आता है फिनलैंड, तीसरे नंबर पे आता है सिंगापुर। अगला देखें आप जो है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश जिसे 180वां स्थान प्राप्त है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ए दक्षिणी सूडान है, बी सीरिया है, सी पाकिस्तान है और डी अफगानिस्तान है। तो कौन सा है भाई इसमें? तो यहाँ जो है उत्तर आपका 36 का आ जाता है, ए दक्षिणी सूडान या दक्षिण सूडान। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला देखें आप जो है, 37वां प्रश्न है हमारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले 4 देशों का 180 देश की सूची में घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम पूछा जा रहा है। ए दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला यों सीरिया, बी सीरिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला, सी सोमानिया, सीरिया, वेनेजुएला यों दक्षिणी सूडान, डी सीरिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान यों वेनेजुएला। तो यहाँ पे आप देखिए जो 37 का जो सही उत्तर है वो है ए। पहले नंबर पे जो है, नीचे से पहले नंबर पे कौन आता है? दक्षिणी सूडान आता है, फिर उसके बाद सोमालिया आता है, फिर वेनेजुएला आता है, फिर सीरिया आता है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। ये सबसे भ्रष्ट देशों के सूची के अंतर्गत है। पहले नंबर पे जो है वो दक्षिणी सूडान, फिर दूसरे नंबर पे सोमालिया, तीसरे नंबर पे वेनेजुएला और चौथे नंबर पे सीरिया। अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न हमारा है इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार भारत में सबसे अधिक भ्रष्ट राज्यों का आरोही क्रम है। अब इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार भारत में सबसे भ्रष्ट राज्यों का क्रम पूछा जा रहा है। ए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड, बी बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और सी झारखंड, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ जो 38वां का उत्तर है वो है सी। राजस्थान पहले नंबर पे है, बिहार दूसरे नंबर पे, झारखंड तीसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। तो सी पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, 39वां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत का सबसे कम भ्रष्टाचार वाले राज्य का गौरव किसे प्राप्त है? वर्तमान में भारत का सबसे कम भ्रष्टाचार वाले राज्य का गौरव किसे प्राप्त है? का लगा लीजिएगा यहाँ पे, का गौरव किसे प्राप्त है। ए हिमाचल प्रदेश को, बी आंध्र प्रदेश को, सी गुजरात को और डी केरल को। तो ये जो गौरव प्राप्त है वो प्राप्त है केरल को। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य है भारत का कौन? केरल। अगला देखें आप जो है, वर्तमान में या 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक हैं कौन है भाई? ए प्रवीण सूद, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी सुबोध कुमार जायसवाल, डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो हैं प्रवीण सूद। तो यहाँ पे आप देखें, ए पे आप टिक लगा लीजिएगा, प्रवीण सूद पे। और यहाँ पे आप देखिए इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं।
तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।